भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, इन तीनों को समझने से पहले बच्चों आपको ये समझना जरूरी है जो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो 1991 में की गई थी। जो इसके प्रमुख उद्देश्य थे वो थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना और उसके बाद है कमियों को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। अब जो नई औद्योगिक नीति है इसके कुछ उपाय भी थे। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, विदेशी तकनीकियों का निःशुल्क प्रवेश जिससे क्या हो सके भारत में भी क्या हो सके और अधिक टेक्नोलॉजी विकसित हो सके, और विदेशों में निवेश करना, पूंजी बाजार तक पहुंचने की क्षमता जो अभिगम्यता कहते हैं हम लोग, निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन और खुला व्यापार। उसके बाद बच्चों जो नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी उसमें 3 प्रमुख लक्ष्य थे। वो 3 प्रमुख लक्ष्य क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे उदारीकरण। उदारीकरण क्या करता है? सरकार के नियमों में आई गई जो कमी है उनको दर्शाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं और जो भारत में अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध लगाया गया था वो क्या किया था? भारतीय व्यापार को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से और अधिक अच्छा बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अर्थव्यवस्था पर कर की दरों में कमी करना व अनावश्यक जो नियंत्रण लगाए गए थे उनको उठाने से था। और जो कुछ संक्षिप्त सूची को छोड़कर बाकी जितने भी है उनमें क्या था? लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करने से था। और वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है उनको तय करने में क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ये उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं थी। उसके बाद है निजीकरण। निजीकरण के रूप में अच्छी तरीके से जो निजी क्षेत्र के लिए व्यापार था, सेवाएं थी या जो सार्वजनिक सेक्टर थे उसमें क्या किया था? सरकारों का जो हस्तांतरण किया गया था निजी क्षेत्रों में उनमें उनकी जो निजीकरण है उनकी भागीदारी को दर्शाया गया था। अब जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भूमिका को या योगदान को बड़ी भूमिका बनाने के उद्देश्य से नए सेटों का क्या किया था? निर्माण किया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने क्या किया है? 1991 में जो सार्वजनिक सेक्टर है उसके बारे में और अधिक से विस्तार में क्या किया था? व्याख्या की या परिभाषा दिया और अधिक व्याख्यान उसका किया गया था। उद्देश्य सरकार के अनुसार वित्तीय अनुसाधन में सुधार और एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किया गया। बाद हम देखते हैं वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित और संसाधन एक देश से दूसरे देश तक स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। ये जो प्रमुख विशेषताएं थी किसकी? वैश्वीकरण की। करण पहले से ही सरकार द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को क्या था? नतीजा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न बीच बातचीत और परस्पर निर्भरता का एक बड़ा स्तर क्या करता है? शामिल करता है। अधिक से अधिक निर्भरता और की दिशा में दुनिया को बदलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौतिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। तो ये थे हमारी वैश्वीकरण। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। भारत के जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं वो है गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, कोलम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र, हुगली क्षेत्र और विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र। अब बच्चों जो ये जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं इनका वितरण जो एक समान नहीं है, मतलब ये कि अलग अलग जगह फैले हैं। कुछ अपने अनुकूल अवस्थिति के कारण फैले हैं और कुछ जो हैं उन्होंने क्या निश्चित केंद्र स्थापित कर लिए अपने उद्योगों के। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र। ये क्षेत्र जो उद्योग हैं बच्चे, जो प्रदेश है, ये विद्युत उपकरण और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अधिकतर आपको विद्युत के जो उपकरण पुर्जे वगैरह हैं वो आप लोगों को इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद है गुजरात क्षेत्र। गुजरात क्षेत्र में जो है बच्चों आप लोग जानते हैं कपास अच्छी होने के कारण यहाँ सूती वस्त्र मिले, जो अत्यधिक मात्रा में इन प्रदेशों का विकास सूती वस्त्र के साथ ही हुआ था। मुंबई पुणे क्षेत्र
इनका विकास भी सूती वस्त्र मिलों के साथ ही हुआ था। जो ये क्षेत्र है बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, यहाँ भी अच्छी किस्म के कपास उत्पन्न होने के कारण इन क्षेत्रों का विकास भी सूती वस्त्र मिलों के साथ ही शुरू हुआ। कोलम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, ये क्षेत्र बागान कृषि के लिए और जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए इन प्रदेश का विकास बागान कृषि और जल विद्युत के साथ ही चलता रहा। छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र बच्चों जो है ये वाला प्रदेश, ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत क्या है, विकसित क्षेत्र है। इनका विकास जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से ही होता चला आ रहा है, जो वर्तमान समय में भी बना है। हुगली क्षेत्र, हुगली क्षेत्र जो है कोलकाता प्राचीन काल से क्या है के वो पश्चिम बंगाल जो है कोलकाता प्रमुख केंद्र रहा है किसका, व्यापार का। तो व्यापार की दृष्टि से ही हुगली क्षेत्र चला आ रहा है, जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है विशाखापट्टनम जो समुद्र के किनारे हैं, यहाँ अधिकतर मछली मत्स्य पालन, मछली पत्तन, क्योंकि समुद्री तटीय इलाकों में होने के कारण यहाँ अधिक मात्रा में मछली उत्पादन किया जाता है, जो भीतरी आंतरिक भाग में और विकसित कृषि भी की जाती है। तो बच्चों ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, ये अक्सर 5 नंबर के क्वेश्चन में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो बच्चों आज का आपका जो निर्माण उद्योग जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।